अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का दूसरा व्लॉग जो कि मैंने आपको कहा था कि H1B वीज़ा और आपकी वाइफ काम कर सकती हैं कि नहीं, उसके ऊपर है। आप ये देखें, मैं यहाँ पे कार वॉश पे आया हूँ इससे पहले बार। ऑटोमेटेड कार वॉश होता है, क्योंकि लेबर महंगी है तो गाड़ी बस टनल में जाती है और ख़ुद ही धुल के बाहर आ जाती है, ब्लोअर्स वगैरह लगे। ये मैंने सऊदीया में भी देखा है लेकिन मुझे कोई इतना पसंद नहीं था, लेकिन दैट्स दी ओनली ऑप्शन यू हैव ओवर हेयर। आप महीने का पे कर देते हैं, जैसे $40 ए मंथ, और अनलिमिटेड वॉश होता है। आप जब मर्जी आ जाएं, वो सेंस करके आपको वो गेट वेट खोल देता है। चलें, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि आप जब यहाँ पे यूएस में आते हैं ऑन H1B वीज़ा, अब H1B वीज़ा हाईली टैलेंटेड लोगों के लिए होता है जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो मेरा वीज़ा अरेंज होने में हार्डली 1 वीक लगा था और स्टैंप होने में 24 आवर्स लगे थे और विद इन ए मंथ मैं फ्लाई कर गया था। चलें, वो तो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये ऑटोमेटेड कार वॉश देख लें कि जी बस आप ऐसे अंदर जाएं और आगे वो चल रहा है। अंदर शोर होगा तो शायद मैं ना बना सकूँ, बनाऊँगा लेकिन मैं म्यूट कर दूँगा, उस वक्त म्यूज़िक डाल दूँगा। लेकिन ये है, खैर मेरा वीज़ा मैं कह रहा था कि विद इन 24 आवर्स लग गया था। उसके अंदर भी मुझे डेट प्रायोरिटी, जो डेट मेरी वीज़ा की थी वो काफ़ी आगे थी, तो मेरे एम्प्लॉयर को, मेरी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अर्जेंट चाहिए था कि मैं लें जी, कार वॉश करके निकल गए। यहाँ पे पीछे देखें आप, यहाँ पे वैक्यूम्स लगे हुए हैं कि अगर आपने गाड़ी को खुद वैक्यूम करना है तो आप कर लें। तो
अपने दस्तों बाजू पे इन्हसार करें इन मुल्कों में। यहाँ पे आपको सर्विसेज वैसे नहीं मिलती जैसे वहाँ सऊदीया में हम लोग 10 या 15 रियाल में गाड़ी रोड साइड पे साफ़ करवा लेते थे। यहाँ पे वो कोई चक्कर नहीं है। तो खैर अब ये उन्होंने ब्लोअर से उड़ा तो दिया है, लेकिन पानी है गाड़ी के ऊपर, थोड़ा वो खुद ही सूखता रहेगा। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा वीज़ा लग गया था। अब वो मुझे वीज़ा इंटरव्यू की डेट देर से मिल रही थी, सेमेस्टर शुरू होने वाला था, तो मेरी यूनिवर्सिटी को अर्जेंटली चाहिए था यहाँ पे बंदा कोर्सेज पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कॉन्सुलेट से दहरान में सऊदी अरेबिया में बात की और उन्होंने मेरा अर्जेंट बेसिस के ऊपर प्रोसेस करके विदिन 24 आवर्स वीज़ा लगाया है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना सारा रैप अप करके विदिन ए मंथ यहाँ पे आ गया था। अल्लाह की तरफ से है, कोई कभी भी मैंने प्लान नहीं किया था कि यहाँ पे यूएस में कभी आना है और जॉब वॉब करूँगा, लेकिन बस जैसे अल्लाह को मंजूर था उस हिसाब से खैर कर लिया। अब मैं ये कह रहा था कि आपकी जब फैमिली यहाँ पे आती है, बच्चे और आपकी वाइफ, तो वो एज 4 डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं। अब एज 4 डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। पहले तो H1B के ऊपर आप कोई और जॉब नहीं कर सकते सिवाय अपने एम्प्लॉयर के, तो सिर्फ आपके पास वही ऑप्शन है। आप किसी तरफ से कोई पैसिव इनकम नहीं कर सकते। अगर आपके अकाउंट में कहीं से भी पैसे आते हैं अदर देन योर एम्प्लॉयर, वो पीछे से IRS डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर कर रहा होता है और वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब आपका केस फाइल होता है फॉर ग्रीन कार्ड, उस वक्त वो चीज़ें निकाल के आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई कहेगा कि कोई नहीं, मेरी वाइफ किसी के साथ मिल के उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर लेगी और कैश ऑन हैंड ले लेगी। देखें, इल्लीगल चीज़ इल्लीगल है। हम लोग अपने मुल्कों को यहाँ पे बदनाम करने के लिए नहीं आते, इसलिए बेहतर है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलें, कोई किसी तरह वायलेट ना करें। इट्स नॉट वर्थ इट। 4-5 साल के अंदर आपका जब ग्रीन कार्ड हो जाता है, वो भी कंफर्टेबली काम कर लें, वाइफ आपकी, आप भी काम कर लें, लेकिन प्लीज़ इस तरह के काम ना करें। जो चीज़ इल्लीगल है, गलत है, वो गलत है। अब जैसे अब आपकी वाइफ यहाँ पे आई, वो अगर किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल काम कर रही हैं, वहाँ पे टीम्स आती हैं बाज़ों का चेक करने, और उन्होंने देख लिया कि कोई लेडी काम कर रही है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पासपोर्ट की कॉपी या कोई भी ऐसी चीज़ें लेके चले जाएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वो सिस्टम में चला जाएगा एंड दैट्स इट। जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वो वहाँ पे ये चीज़ को निकाल देंगे कि जी आप ये इस तरह करते हुए पकड़े गए, इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। अब बहुत बड़ा रिस्क है। अब मेरा भी ये था, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो तीसरी नस्ल हैं सऊदी अरेबिया में। मेरे वालिद साहब वहाँ पे थे, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया, फिर मेरे बच्चे भी इसी तरह, हम कभी पाकिस्तान में नहीं रहे। तो आपके लिए पाकिस्तान में जाके रहना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि आप ये सारे इस तरह की इल्लीगल काम करें जो कि गलत है, और फिर आपको अगर ये डिपोर्ट कर देते हैं, आप वापस अपने मुल्क चले जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके आप क्या करेंगे? एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, अगर आप H1B के ऊपर आए हैं और आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिली है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी इनिशियली थोड़ी कम है तो कोई बात नहीं, 4-5 साल के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप कोई बिजनेस शुरू कर देंगे, उसके बाद जब ग्रीन कार्ड हो जाएगा आपकी वाइफ कोई काम कर सकती हैं इधर उधर, तो ऑप्शंस हैं बहुत सारी। इसलिए इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे आके कोई भी इस किस्म का काम करें जो कि वायलेट करता हो टर्म्स एंड कंडीशंस को। अब ये तो बेसिक था एक डिपेंडेंट वीज़ा का और एक H1B वीज़ा का। अब इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको कोई नहीं बताता H1B वीज़ा के अंदर, जो कि मैंने भी यहाँ आके रियलाइज़ किया और मुझे भी उसका पहले नहीं पता था, वो ये है कि आपको जब वीज़ा इशू होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, बीइंग ए पाकिस्तानी नेशनल, तो वो वीज़ा की वैलिडिटी H1B की आपकी 3 ईयर्स होती है। अब वो वीज़ा की वैलिडिटी है, फिर उसके ऊपर एक फॉइल लगी होती है जो स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर होता है, जिसे वो वीज़ा का स्टिकर कहते हैं। वो जो है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। अब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि आपका वीज़ा इज़ वैलिड टू स्टे इन US फॉर 3 ईयर्स, लेकिन अगर आपने US से बाहर निकलना है, फॉर एग्जांपल अगर अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है या अपने मुल्क में जाना है, ट्रैवल करके आना है, तो उसकी वो जो वैलिडिटी की वो जो फॉइल है वो सिर्फ 1 ईयर है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आफ्टर 1 ईयर अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो आप दोबारा से US में एंटर नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल आप उस फॉइल को रिन्यू करवाएं। अब
उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल सिचुएशन ये चल रही है कि अगर आप वहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और रिन्यू के लिए, तो एक तो चीज़ ये है कि वहाँ पे बहुत लंबी टाइम लाइन है कि अब वो टाइम लाइन इतनी लंबी है कि आपको बाज़-औक़ात कुछ लोग गए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांग ली तो उन्हें 6 मंथ्स भी लग गए वापस आने में। आप पहले अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कनाडा जाएं, वहाँ से करवाएं, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं यूएस और कनाडा के, वो भी काफ़ी रिस्की है कि अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो वापस आ सकते हैं कि नहीं। फिर आपको यहाँ से अगर कनाडा जाएंगे तो फिर आपको यहाँ से टिकट्स का अरेंज करना पड़ेगा। पूरी फैमिली को अगर लेके जाते हैं तो उनकी टिकट्स का, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ पे स्टे करने का, फिर खाने पीने का। ऑन टॉप ऑफ दैट आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर आपको बायोमेट्रिक्स की फ़ी देनी पड़ेगी, फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ेगा, फिर आप के फिंगरप्रिंट्स होंगे, फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी, और फिर भी ये चांसेस नहीं है कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ आपको वीज़ा देंगी कि नहीं देंगी। ज़्यादातर केसेस में वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। अब अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी पूरी फैमिली की फ़ीस वीज़ा की वो सारी ज़ाया हो जाती है। बायोमेट्रिक्स जो है वो 10 ईयर्स तक वैलिड हैं, और वो भी 18 ईयर्स से ऊपर जो बच्चे हैं उनके बायोमेट्रिक्स, 18 नहीं, आई थिंक 14 है, 14 या 15 है, उससे ऊपर के बायोमेट्रिक्स होते हैं, वो उनके सिस्टम में रहते हैं, लेकिन आपको फिर से दोबारा से लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके अंदर भी एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि अगर बिलफर्ज आप यहाँ से कनाडा चले गए, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि यूएस अथॉरिटीज़ आपको वापस अंदर आने देंगी बेस्ड ऑन द सेम वीज़ा। उनके पास फुल राइट है कि वो बॉर्डर के ऊपर आपकी एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर वाकई में कोई इमरजेंसी है तो आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर कहें कि मैं अकेला चला जाता हूँ, फैमिली को नहीं लेके जाता। अब अगर आप कनाडा गए और वहाँ जाके आप फंस गए तो आपकी फैमिली पीछे कैसे मैनेज करेगी चीज़ें। अब उसके अंदर ग्रोसरी है, रेंट है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी एक मसला है। तो यहाँ पे आने से पहले आप इस चीज़ को जहन में रख के आएँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं H1B के ऊपर, तो फिर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप अपनी फैमिली से कुछ नहीं तो 4-5 साल के लिए तो कट जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपका वो फॉइल वैलिड है, तब आप फेरा लगा के एक दफ़ा मिल के आ जाएं। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान जाना या सऊदीया जाना, इट्स गोना कॉस्ट यू ए फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है। जैसे एक टिकट अगर आप पीक सीज़न में ले रहे हैं तो $2000 की रिटर्न टिकट है पाकिस्तान की। अब आप उसे मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ योर डिपेंडेंट्स, और क्या होगा, फिर वहाँ जाके ख़र्चा होता है और ये वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इससे पहले कि आप यहाँ से निकलें और फिर वापस आएँ। एकेडमिक्स के अंदर ये है कि आपको ज़रा छुट्टियाँ अच्छी मिल जाती हैं, समर में बच्चों का भी ऑफ है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कि आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं, वापस आएंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें इससे पहले कि आप यहाँ आने के लिए अप्लाई करें या प्लान करें। तो ये था डिपेंडेंट वीज़ा और H1B, विच इज़ डिपेंडेंट वीज़ा H4, और H1B आपका वीज़ा है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं जवाब दे दूँगा उनके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।